चलो तो एनएलपी के बारे में क्या क्या जानते हो तुम लोग? एनीवन? व्हाट इज एनएलपी? फुल फॉर्म तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इतना तो सबको पता होगा। ठीक है, करती क्या है ये? क्यों नीड है, या क्यों एक अलग ही पूरा का पूरा डोमेन का हो या सब्जेक्ट है? बात करें थ्रेड जीपीटी की सर, हाँ तो वो जो लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट करते हैं, हाँ। कौन सी भी लैंग्वेज हम्म। हिंदी इंग्लिश बात करें, एक्स वाई जेड कौन सी भी लैंग्वेज हाँ के पास है सर। हाँ और हाँ जो मतलब कि अपन को समझ में आ रहा है, ठीक है हाँ हाँ ना, अपन जो बात कर रहे हैं उससे, अपन जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं उससे, वो वाली लैंग्वेज, हाँ। उसके लिए सर वो टोकनाइजेशन कर करके वेक्टराइजेशन पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, समझता है ये सब इसमें क्या बहुत सी चीजें वो रहती अंडरस्टैंड, हैं। वो अंडरस्टैंड मतलब कि इजीली ये बात कर तो सके वो मन से ये तो तुमने लैंग्वेज। बहुत आगे की बात बता दी है। ये बहुत आगे की बात है। सर इसमें कीवर्ड रहते हैं, जैसे कि अपन कुछ चीजें मतलब कि नो लिखते हैं। ये बहुत आगे की बात बताया तुमने, इसके पहले भी बहुत कुछ है। ये बताइए सर कि अगर अपन डेटा देते हैं एनएलपी पे से, डेटा अगर एनएलपी पर मॉडल बना रहे तो वो भी डेटा पे बनेगा सर, डेटा हाँ। ट्रेन होगा तो उसमें जो अगर टेक्स्ट वाला डेटा रहे, टेक्स्ट डेटा पे ट्रेन होगा सर, टेक्स्ट वाला डेटा रहा सर उसमें, वो क्या करेगा, उसको टोकनाइजेशन करेगा। हम्म। देखो, चीजें क्या है, कैसे, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, जो तुम बोल रहे हो ना कि भाई ट्रांसलेशन, कि फ्रेंच से इंग्लिश में, इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी फ्रेंच में, में, हिंदी से भोजपुरी में, भोजपुरी से तुम्हारे मालवी में, ये जो सारी चीजें है, ये ट्रांसलेशन, ये बहुत आगे की पिक्चर, बहुत आगे। मतलब ये समझ लो, ये एनएलपी के एप्लीकेशन है। और एप्लीकेशन कब बनते हैं? जब चीज कंप्लीट हो जाती है। तो दिस नॉट समथिंग वी गोना। तो सर अगर ये चीजें ट्रेन हुई, जैसे ट्रेन मॉडल पे हुई होगी सर, डेटा यस, डेटा पे हुई होगी सर। यस। जो रूट है वो है एनएलपी। रूट क्या है? नहीं उठा रहा इनके फोन, कॉलेज वाले। जो रूट है, रूट क्या है यहाँ पे, कि जो आपने बोले एक चीज कि ये मॉडल बना कैसे, कुछ तो बना होगा तभी तो ट्रांसलेट कर रहा है। तो अब हमको इतना बेसिक तो आज तक के क्लियर है कि कुछ भी मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, या कोई भी ऐसी कंप्यूटर रिलेटेड जो भी चीज है, वो सिर्फ नंबर समझती है। मैं अभी एक ऐसा, तो इनिशियल में जब भी कभी ये ट्रेन करना होगा, अपन को इतना भी बेसिक पता है कि जब ट्रांसलेट होगा कि मैं कहाँ रहता हूँ का इंग्लिश में क्या होगा? वेयर डू आई लिव, वेयर डू आई लिव। तो ये करने के लिए हमको इतना तो पता है कि हमको वो लगेगा क्या, डेटा पहले ट्रेन करने के लिए। तो पहले ट्रेन करने के लिए हमको ऐसे सेंटेंसेस लगेंगे। इसको हम सुपरवाइज मान लेते हैं कि भाई मैं कहाँ रहता हूँ का आंसर क्या है, वेयर डू आई लिव, तो सुपरवाइज डेटा हो गया, लेबल डेटा हो गया। तो इसको सबसे पहले तो कोई ऐसा एल्गोरिदम है जिसको समझाना पड़ेगा कि वो पहले मैं कहाँ रहता हूँ, हाँ, वो पहले ये तो समझे कि ये मैं कहाँ रहता हूँ क्या है, फिर वेयर डू आई लिव क्या है, फिर दोनों को मैप करे कि ये हिंदी है भाई, ये इंग्लिश है। ठीक है, तो ये जो चीज करते हैं, मैं कहाँ रहता हूँ, वेयर डू आई लिव, ये जो चीजें हैं, ये आती है एनएलपी के अंदर में। इनको करने के लिए सम सेट ऑफ चीजें लगेगी। अब मैं कह देता हूँ कि चलो ठीक है भाई, हमको वो आता है, क्या कहते हैं, अभी हमको सुपरवाइज मशीन लर्निंग आती है, स्ट्रक्चर डेटा पे हमको काम करते आता है। ठीक है, तो मैंने कह दिया कि ये एक है तुम्हारा x1, ये है x2, यहाँ पे जाएगा तुम्हारा x3। ठीक है, यहाँ पे आ गया तुम्हारा y। तो कह देते हैं अभी ये वाला जो सेंटेंस है, मैं इसको क्या बोल दूंगा, इंस्टेंस को A1। ठीक है, ताकि इतना बड़ा ना लिखो, सिंपल। ठीक है, इसी टाइप के A2 रहेंगे, इसी टाइप के A3 रहेंगे। ठीक है, इसी टाइप के जो y है तुम्हारे पास, y में भी इसको कह देते हैं B1, ये B2 रहने वाले, B3 रहने वाले।
मतलब समझ रहे हो? अब मैं जब तुमको बोलूंगा कि भाई इस डेटा पे तुम मशीन लर्निंग लगा, तो तुम क्या बोलोगे? सर ये तो टेक्स्ट डेटा है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसको न्यूमेरिक करना पड़ेगा, तभी तो एल्गोरिथम समझेगा। मान लो अभी अपन ने क्लस्टरिंग पढ़ चुके हैं, हमको पता है कोसाइन सिमिलैरिटी से हम सिमिलैरिटी स्कोर निकाल सकते हैं। तो तुम सिमिलैरिटी स्कोर निकालने के लिए जो इंटरनल चीज होती है, सिमिलैरिटी स्कोर का जो मैट्रिक्स है, वो है फॉर्मूला है। हमको पता है कि भाई ये डिस्टेंस बेस्ड चीज है, तो ये क्या होगा? x1 माइनस y1, इस टाइप से कुछ ना कुछ उसका फॉर्मूला होगा। तो क्या मैं यहाँ पे मैं लिखूं मैं, तो क्या ये सॉल्व होगी इक्वेशन? y में मैं लिखूं कि कहाँ, तो क्या ये इक्वेशन सॉल्व होगी? यहाँ पे तो नंबर ही लगेंगे। मैं लिख दूं 2 माइनस 1 तो फट से सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि each and every mathematical calculation out there in the world works upon simple and only on mathematic or number. They cannot be operated upon मैं कहाँ रहता हूँ, where do I live, या तुम कोई भी भाषा में बोल दो, तुम्हारे मालवी में बोल दो, तुम्हारे कुछ में भी बोल दो, तमिल तेलुगु कन्नड़ कुछ में बोल दो, उसमें सॉल्व नहीं होने वाली। अल्टीमेट पर्पस क्या समझ में आया? अल्टीमेट थिंग क्या समझ में आई हमको? कि भाई हमको सबसे पहले ये मैं कहाँ रहता हूँ इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर में, वेयर डू आई लिव को कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर में, उसके बाद कोई प्रोसेसिंग ना। इतना क्लियर है? तो ये जो चीज होती है, ये छोटे मोटे सेट ऑफ प्रॉब्लम में, लाइक जब अपन स्पैम डिटेक्शन, हैम डिटेक्शन ये जो करते हैं, तो हम इसमें क्या कर लेते हैं? वेक्टराइजेशन का कंसेप्ट पता है? हम वेक्टराइज करते हैं इस डेटा से। फिर चलते हैं थोड़ा सा और एरिया बनाते हैं। इसको थोड़ा सा और रिप्लेस करेंगे तो कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग यूज करेंगे। वेक्टराइज करना मतलब कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग नहीं। अभी पहले वापस लेकर आते हैं अपन अपना ये एग्जांपल। क्या मैं कहाँ रहता हूँ? आता इसका मैट्रिक्स बनेगा सर 4/4 का इसका मैट्रिक्स बनेगा सर, इसमें 0 0 1 0 0 0 0 रहेगा सर। ठीक है, और एक और सेंटेंस हमारे पास क्या है? वेयर डू आई लिव। ठीक है, अब हमको पता चल गया कि भाई इसको करना है हमको नंबर्स में। तो क्या पूरे सेंटेंस का कर दें हम? कितने पूरे का? ऑफ कोर्स वी कैन डू। अगर ऐसा कुछ करना है तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन एनएलपी हमारे को इतने कंट्रोल देती है दैट यू कैन डू ऑपरेशन अपॉन सिंगल वर्ड, सिंगल थिंग। तो ये जो सिंगल वर्ड है मैं, यहाँ पे क्या आया? आए। कहाँ? वेयर, रहता, लिव, हूँ के लिए डू। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें क्या है? ये कहलाती है टोकन्स। ठीक है, टोकन। तो मैं एक टोकन बनेगी यहाँ पे, कहाँ जो है एक टोकन बनेगी यहाँ पे, इसको हम टोकन बोलते हैं। ठीक है, तो एनएलपी पे हमारे पास दूसरे कॉन्सेप्ट आते हैं, कॉन्सेप्ट्स लाइक टोकेनाइजेशन। अगर तुम लोगों ने सुने हो कि क्या होता है टोकेनाइजेशन, एक पूरे के पूरे सेंटेंस को वर्ड में स्प्लिट कर देने का। अब जो टोकेनाइजेशन होता है, ये एक तुम्हारा वर्ड टोकेनाइजर भी होता है, एक तुम्हारा नंबर्स करेगा या वर्ड करेगा? सेंटेंस टोकेनाइजर। आ रहे हैं अपन उस पर। अब एक सेंटेंस, यही वाला सेंटेंस ले रहे हैं अपन। क्या मैं कहाँ रहता हूँ, वेयर डू आई लिव। तो अभी इंग्लिश में पिक करते हैं, ठीक है? वेयर डू आई लिव, ये चल गया है क्या अभी? क्या जब मैं आया था तब तो बंद था ना ऑफिस। गोविंद को वो उसको बोल के भरवा देना जरा नया वाला। ठीक है,
टोकनाइजेशन हो गया, वर्ड टोकनाइजर, सेंटेंस टोकनाइजर। तो आप एक वर्ड को टोकनाइज कर सकते हो एक सेंटेंस में से, और पूरे सेंटेंस को, अगर पैराग्राफ है तो सेंटेंस को, एक पूरा डॉक्यूमेंट है तो पैराग्राफ टोकनाइजेशन, ये भी कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन लेंथ। समझ में आ रहा है कि एक सेंटेंस है तो वर्ड टोकनाइजर, एक पैराग्राफ है तो सेंटेंस टोकनाइजर, एक पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है ना, डॉक्यूमेंट भी नहीं कहते हो अपन, तो सभी तीसरे हेडिंग रहेगा। पूरा टेक्स्ट रहने वाला है। एक कॉर्पस है तो ना, एक नई चीज आ गई कॉर्पस। क्या होता है कॉर्पस? पूरा लेसन कॉर्पस कलेक्शन या ग्रुप ऑफ डेटा या किसी भी चीज का, मतलब मैं कहूं कि ढेर सारी चींटियां झुंड में था, तो कॉर्पस ऑफ एंड अटैकिंग अपॉन अ डेड सेल, कुछ भी जो छोटा सा मोटा कीड़ा पड़ा था उसके ऊपर एक कॉर्पस ऑफ चींटियां आ गया। मतलब क्या है कि एक वर्ड सॉरी कैसे, हाँ, एक वर्ड जो हुआ तो उसको हम बोलते हैं सिंगल वर्ड। कलेक्शन ऑफ वर्ड क्या कहलाता है? सेंटेंस। कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस क्या कहलाता है? पैराग्राफ। तो फिर कलेक्शन ऑफ पैराग्राफ्स क्या कहलाएगा तुम्हारा? कॉर्पस। ठीक है। अब पैराग्राफ का कलेक्शन मतलब एक डॉक्यूमेंट में 3 से 4 पैराग्राफ मिलते हैं तुमको जनरली, ज्यादा से ज्यादा 6। तो ये जो पैराग्राफ है ढेर सारे, तो इस पूरे डॉक्यूमेंट को हम कॉर्पस कह सकते हैं। अगेन अगर ढेर सारा डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट का भी कॉर्पस होता, मतलब कॉर्पस इज द थिंग कि जब बहुत सारी चीज हो, एक चीज का झुंड हो, ग्रुप हो, कलेक्शन हो, नंबर्स में ज्यादा। यहां तक ही क्लियर है? बोलिए। सेंटेंस को अपन वर्ड टोकनाइज में यूज कर रहे हैं, तो पैराग्राफ को अपन सेंटेंस में कर रहे हैं, तो सेंटेंस को सेंटेंस टोकनाइज में यूज कर रहे वर्ड को वर्ड में कर लेना। हैं। देखो एक वर्ड टोकनाइजर हो गया, सेंटेंस है तो उसको वर्ड में कर रहे हैं, क्यों? सेंटेंस में कर लेते क्या दिक्कत? इसके वर्ड को बोला ये इंपॉर्टेंस में आएगी ना समझ में तुमको, ये क्वेश्चन तुम्हारा वैलिड है, लेकिन हम एक कॉर्पस को पैराग्राफ में क्यों तोड़ रहे हैं? छोटा करने के लिए, समझने के लिए। हम सेंटेंस को वर्ड में क्यों तोड़ रहे हैं? ताकि एक एक वर्ड की मीनिंग हम समझ पाए। अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये है, बड़ी चीज को छोटी में तोड़ोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, तब आप उस पर अच्छे से ऑपरेट कर पाओगे। ठीक है। अभी देखो दिस इज वेरी न्यू लेक्चर, पहली क्लास है कि एनएलपी क्या होता है क्या नहीं, तो अभी तुमको बहुत सुपरफिशियल लेवल पे चीजें समझ में आएगी। जब अपन स्पेसिफिकली पढ़ेंगे तो सेंटेंस टोकनाइजर, वर्ड टोकनाइजर, कॉर्पस पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, इसके बाद एम्बेडिंग आएगी, वेक्टराइजेशन आ जाएगा, फिर तुम्हारे पास बैक ऑफ वर्ड, इस टाइप के पूरे मेथड आ जाएगी एनएलपी की। ठीक है, तो ये सारी चीजें आएगी। ठीक है, इतना समझ में आया है कि कॉर्पस क्या होता है, टोकनाइजेशन क्या होता है। टोकनाइजेशन मतलब चीजों को तोड़ना। हाँ, एक और अच्छा कंसेप्ट है जो कि हमको जरूरी है। हमने क्या देखे, ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे करना चाहिए सेंटिमेंट क्या? सेंटिमेंट सेंटिमेंट एनालिसिस, ये एप्लीकेशन में जाएगा इसकी, अपन आज बात करेंगे हाई लेवल। ठीक है, टोकनाइजेशन हो गया आपके पास आ गया। अब आ जाता है कॉन्सेप्ट जब आपने इसको तोड़ लिए हो, मतलब पूरा का पूरा आपने जो एक जो सेंटेंस था
उसको आपने ब्रेक कर लिया हो काय का यूज करके, टोकेनाइजेशन का यूज करके, तो उसके बाद इसमें बात आ जाती है स्टॉप वर्ड की। स्टॉप वर्ड क्या होते हैं? इसका मतलब अपन क्या कैरेक्टर पास करते हैं इंग्लिश लिखते हैं अपन, क्योंकि इंग्लिश इंग्लिश वाले वर्ड है ना वो टोकनाइज हो जाए। तो यस, आप पार्शली सही हो या 60% सही हो, उसको एक डायरेक्शन चाहिए बस। स्टॉप वर्ड क्या होते हैं? स्टॉप वर्ड मतलब किसी भी लैंग्वेज में, जैसे कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ कि आई वेंट टू हॉस्पिटल, आई फाउंड देयर वाज सम patient lying upon the bed, but unfortunately, because of crowd and less management efficiency, the doctors were unable to process or take care of the patient. तो ये जो इतना बड़ा सेंटेंस है, इसमें जो मैंने हेल्पिंग वर्ब लिया हूँ, ऑफ, द, इन, एट, बट, देन, ये जो चीजें हैं ये एज अ स्टॉप वर्ड काउंट होती है। किसमें? एनएलपी में या किसी भी जनरल सिनेरियो में। ये जो टर्मिनोलॉजीज बता रहा हूँ, तुम्हारा काम है आज के बाद इन चीजों को सर्च करते रहना धीरे धीरे। ठीक है, तो ये स्टॉप वर्ड हो गया। तो ये हो गया क्या? इज, एन, द, एट, बाय, नाउ, आफ्टर, ये जो इस टाइप के वर्ड्स हैं ये स्टॉप वर्ड कहलाते हैं। अब एक सेंटेंस जो है बहुत बड़ा, उसके अंदर स्टॉप वर्ड को हम अभी इस पर ध्यान नहीं देते, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अभी इस पर नहीं देते। ये होगा स्टॉप वर्ड। ठीक है। ये कि स्टॉप वर्ड के बाद आ जाती है कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आ जाते हैं क्या? स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन। स्टेमिंग लेमेटाइजेशन आ जाता है। स्टेमिंग लेमेटाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि कुछ भी वर्ड है, जैसे कि आई वेंट, वेंट क्या हो गया? थर्ड फॉर्म हो गई, सेकंड सेकंड, और थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म है ठीक है। फर्स्ट फॉर्म है हाँ, सेकंड फॉर्म है थर्ड फॉर्म गोन अच्छा, गो, Went to वेंट गॉन वेंट, गॉन, चलो ठीक है, ये सेकंड हुई। तो इसका फर्स्ट फॉर्म क्या हुआ? मतलब किसी भी वर्ड का तुम ले लोगे तो जो अगर फर्स्ट को छोड़ के सेकंड या थर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है तो स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन उसको कन्वर्ट करके फर्स्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करता है। हाँ, आप इसको अप्लाई करते हैं एक छोटा सा लाइन ऑफ कोड लिख के। इससे क्या होता है कि कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो रिड्यूस होती है। अभी अपन टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं देख रहे, अभी अपन धीरे धीरे चीज़ों से फेमिलियर होने की कोशिश कर रहे हैं बस। इंटरनली करते तो होगा। हाँ, हमको उसको बताना पड़ता है कि ये पूरा का पूरा जो कॉर्पस है, पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है, इसको स्टेमिंग कर दे तो हर एक वर्ड को पिक करेगा। कब करेगा ये? जब तुमने वर्ड टोकनाइज कर चुके हो ऑलरेडी, अब वर्ड आ चुके हैं तो एक एक वर्ड को उठाएगा, उस पर स्टेमिंग और लिमिटाइजेशन अप्लाई करेगा। ठीक है, ये तुमको मैं बताऊंगा फर्दर क्लासेस में। स्टॉप वर्ड समझ में आया क्या होता है, लिमिटाइजेशन क्या होता है, टोकनाइजेशन, ये चीज हो जाती है। बट वो है जो भी हेल्पिंग वर्ब वो निकाल के दे देगा। सॉर्ट ऑफ हटा ही देता हूँ, उसको बताएंगे अपन क्यों हटाता है। डेटा में हटाता है हटा देता है, हाँ, क्यों हटाता है इसके इसकी अपन जब स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ेंगे तब समझ में आएगी, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एनएलपी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ढंग से पढ़ोगे तो बहुत मज़ेदार चीज़ है। टोकनाइजेशन हो गया, स्टॉप वर्ड हो गया, स्टेमिंग लिमिटाइजेशन हो गया। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो क्या क्या जाता है। ये चीज़ हो जाने के बाद आपको आएगी क्या? इसका या तो मतलब वेक्टराइजेशन बोल दो, और आ जाएगी तुम्हारे पास एम्बेडिंग। ये होती है। ये हो जाने के बाद क्या होगा? आपके पास कुछ टेक्निक आती है इन चीज़ को परफॉर्म करने की। बैग ऑफ वर्ड, BOW, ठीक है। TFIDF सुने होंगे तुमने, TFIDF, BOW, काउंटर काउंटर ये पहले ऑपरेशन काउंट वेक्टराइजर बोल रहे हो, काउंटर वो चीज़ थोड़ी सी वो है, उस पर आएंगे अपन।
ये चीजें आ जाती है, ये चीजें इम्प्लीमेंट करने के बाद देन ये पूरा जो डेटा है ये तुम्हारा हो गया है प्री प्रोसेस। यहाँ तक जो है तुम्हारा नेचुरल लैंग्वेज डेटा प्री प्रोसेस हो चुका है। इसके बाद आप इसके एप्लीकेशन में जाते हो, जैसे कि सेंटिमेंट एनालिसिस करना है, आपको करना है नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट, ट्रांसलेटर। है ना, आपको करना है ट्रांसलेशन, ठीक है, इस टाइप के इसके एप्लीकेशन है। तो अपन अगर रेक एजेंट बनाते हैं तो उसमें सर यूज होता होगा कि नहीं? क्या? रेक एजेंट। हाँ, इंटरनली रैक जब हम बनाते तो हम एनएलपी पे काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि काम नहीं करते। क्योंकि हम जो एलएलएम यूज करते हैं वो ऑलरेडी एनएलपी के मॉडल्स पे ट्रेन हुआ होता है। ये यूजफुल है ऐसा कुछ। यस, तो ये जो हम करते हैं मैनुअली कि वर्ड टोकनाइज कर रहे हैं, सेंटेंस टोकनाइज, ये करना, ये सारी चीजें को कौन देख लेता है? एलएलएम ऑलरेडी आपकी नेचुरल लैंग्वेज समझ रहा है, तो पूरी पावर आप एनएलपी की एलएलएम से निकाल के ले आते हो, बस आप उसको अपने यूज केस पे ट्रेन कर देते हो। इसलिए रैग इतना रेवोल्यूशनरी एप्लीकेशन है अभी के टाइम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा करो ना, आप सबसे बात कर लो, डेटा ले लो, दो लोग कर हाँ, ले बना के। बनाते हैं। अभी तुम लोग तैयार तो हो, मेरा तुम लोग के साथ यही एजेंडा है कि तुम लोग जब ये सारी चीजें होती है, इसके बाद हमको करना है क्या? वापस आते हैं, इतना हाई लेवल ओवरव्यू वाज इनफ। लेट्स ट्राई कि ये यहाँ से इसको थोड़ा थोड़ा मैं ना हटाते रहता हूँ। कैसे करूँगा वो काम? ये भी ना पड़ा। थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हो, फिर डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हो कि what is NLP? Natural language processing is a field at the intersection of computer science, artificial intelligence, and linguistics. करना सर, that focuses on enabling computers to understand, interpret, generate, and respond to human language in a way that is both meaningful and useful. क्या समझ में आया? लिंग्विस्टिक का मतलब भाषा विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, लैंग्वेज साइंस। हाँ, ठीक है। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक फील्ड है जो कि कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक भाषा विज्ञान के बीच का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब एक, दो, तीन, तो ये सबके बीच का ये वाला जो एरिया आया, ये हुआ तुम्हारा इंटरसेक्शन, और इसको हम बोल रहे हैं एनएलपी। क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर साइंस, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये लिंग्विस्टिक्स जो है तुम्हारा जो भाषा विज्ञान है, इन सबका सबको मिलाने के बाद जो एक अच्छा यूजफुल चीज बनती है, दैट इज आर एनएलपी। ठीक है, तो अब देखते हैं हम
फोकसेस ऑन इनेबलिंग कंप्यूटर, हम कंप्यूटर को समझाने के लिए, कंप्यूटर को, ताकि कंप्यूटर इंटरप्रेट कर पाए, कंप्यूटर उसको जनरेट कर पाए, मतलब सबसे पहले समझेगा, फिर उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट करेगा और फिर जनरेट करेगा एक रिस्पॉन्ड ह्यूमन लैंग्वेज। मतलब देखो, अभी तक के हम जो भी कर रहे थे, हमने ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग इतनी पढ़ी है कि भाई सुपरवाइज मशीन लर्निंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना इनकोडिंग करते हैं और फिर आखिरी में उसको एक डिकोडिंग भी कर देते हैं ताकि हमको समझ में आए। तो जो हम इनकोडिंग करते थे, तो जो हम डिकोडिंग करते थे, वो क्यों करते थे कि पहले कंप्यूटर को समझा दे तो इनकोड कर ले, अब हमको समझ में आना चाहिए तो डिकोड कर ले। अब ये चीज हम स्ट्रक्चर डेटा में एक एक दो दो डेटा पॉइंट की, मेल हो गया इसको डिकोड कर दिए इनकोड कर दिए, फीमेल हो गया इसको डिकोड इनकोड कर दिए, पास हुआ उसको कर दिए, फेल हुआ, मतलब एक एक सिंपल वर्ड, ठीक है। क्वांटिटेटिव जो वर्ड थे, क्वालिटेटिव जो वर्ड थे, हम उनको कर रहे थे। लेकिन सेंटेंस देते हैं वो पहले इंपोर्ट होता है, फिर वो डिकोड करता है। तो जो एनएलपी है ये एक पूरी की पूरी प्रोसेस है, एक सॉर्ट ऑफ इतने बड़े टेक्स्ट को पास करना, तो कंप्यूटर समझे उसको, मतलब अंडरस्टैंड करे उसको, फिर वो इंटरप्रेट करे, इंटरप्रेट करने के बाद जब मैं उससे कुछ पूछूं तो वो जनरेट करे, कब, किसमें, मेरी ही भाषा में, अपनी ही लैंग्वेज में, नेचुरल लैंग्वेज में, ठीक है। अब जैसे कि तुम चैट जीपीटी यूज करते हो, तो अगर तुम उससे पूछोगे बात करते करते, अगर तुमने उसको हिंदी में प्रॉम्प्ट दे दिए कि कुछ तुम चीजें समझ में नहीं आ रही, तुमने उसको दी, अरे भाई शुद्ध भाषा में समझा, तो वो फिर तुमको ऐसे ही बताएगा, अरे भाई मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये जो टॉपिक है वो ऐसे होता है। मतलब क्या है कि वो परफेक्ट एग्जाम्पल है इस सिनेरियो का कि सबसे पहले उसने समझा कि तुम हिंदी में पूछना चाह रहे हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा, सबसे पहले उसने समझा, फिर उसने इंटरप्रेट किया कि यार ये जो बोल रहा है ना, इसका इसका ये मतलब है, अब मुझे जो जनरेट करना है वो इसी की भाषा में करना है, ह्यूमन लैंग्वेज, तब वो तुमको उठाएगा और तुमको फिर वो हिंदी में ही देना चालू करेगा। ठीक है, समझ में आया एनएलपी क्या है? ये अब गोल्स क्या होती है एनएलपी के? हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, कॉम्प्रिहेंड द स्ट्रक्चर एंड मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। मीनिंग ऑफ लैंग्वेज मतलब देखो, एक लैंग्वेज ना बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, उसमें ग्रामर है, उसमें सेमेंटिक है। मतलब आई पास्ड बाय द रिवर बैंक, एक ये सेंटेंस, इसको थोड़ा मैं अच्छे से लिख देता हूँ, तुमको बाद में फ्यूचर में समझ में नहीं आएगा, नहीं तो हाउ डू आई डू दैट। चलो लिखते हैं, आई पास्ड बाय द रिवर बैंक, एक ये सेंटेंस है। एक सेंटेंस कोई नहीं, एक सेंटेंस ये है कि आई पास्ड बाय द कैनरा बैंक। क्या तुमको इसका मतलब पता है? सबसे पहली बात तो क्या, एक रिवर के पास जा रहे हो, एक देखो बैंक को। देखो जब ये दोनों साथ में यूज होते हैं ना, तो इसका मतलब क्या होता है? नदी का किनारा। बैंक यानी किनारा होता है, और बैंक यानी अपन जो पैसा जमा करते हैं वो भी होता है। तो अब अपन ही, मैं कभी तुम लोग को समझा रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा चलते चलते सेंटेंस में बोल दिया, was the river bank was a beautiful and gorgeous place, was sitting and relaxing around the bank of the river गंगा, तुमको थोड़ा समझ में आएगा। और मैं सडनली कॉन्टेक्स्ट बोल दूं कि देन आई फॉरगॉट टू सबमिट माय मनी ऑन द बैंक, डिपॉजिट मनी ऑन बैंक, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि भाई ये नदी के किनारे में बैठा था, शांति से आराम कर रहा था, उसको फिर ध्यान आया कि भैया इनने बैंक में पैसे जमा नहीं किया। अब तुम दोनों बैंक में डिफरेंस कर रहे हो कि एक बैंक यानी नदी का किनारा, दूसरा बैंक यानी पैसे जमा करने वाली बैंक। अब यही चीज तुम कंप्यूटर को इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें कैसे समझाओ? तुम जैसे तैसे ऊपर ऊपर से उसको समझा रहे हो कि एक सेंटेंस में बैंक आ रहा है तो चलो ठीक है, या तो तुम बोलोगे कि बैंक का मतलब पूरा किनारा ही होता है, या तो तुम बोलो बैंक का मतलब पूरा बैंक ही होता पैसे जमा करने। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इतना
अभी तो ये मैंने बहुत छोटा यूज केस उठाया, अभी भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में इतनी कॉम्प्लेक्स ऐसे सिनेरियोज है जो कि रियल वर्ल्ड में यूज होते हैं और इम्पॉर्टेंट टू बी डिस्कस है, पर अभी भी वो सॉल्व नहीं हुए। वन ऑफ देम दिस, ये सॉल्व हो गया है अभी तक, ये रिवर बैंक वाला सीन, ये भी पूरा नहीं हुआ। इसको सॉल्व कैसे किए हमने, ये जो इस टाइप की जो कॉन्टेक्स्ट आती है ना, ये हो जाता है सेल्फ अटेंशन, सॉरी सेल्फ, तो आप समझ ही रहा हो, तो इजीली समझ जाएगा फोन कौन कंप्यूटर, ChatGPT वगैरह। हाँ। तो ये लोग ने सेल्फ अटेंशन यूज किए हैं इसको समझाने के लिए। सेल्फ अटेंशन के बाद एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है इसी का, मल्टी हेड अटेंशन। सेल्फ अटेंशन, मल्टी हेड अटेंशन, ये दो चीज हो गई। तो ये जो इस टाइप की चीज है कि भाई एक ही डॉक्यूमेंट में बैंक आ रहा है दो जगह, उसका दोनों में अलग अलग मतलब है, तो उसका क्या मतलब है, तो उसको अगर समझना है, आप कंप्यूटर को समझाना है, कंप्यूटर मतलब आपके एल्गोरिदम को समझाना है, तो यू यूज सेल्फ अटेंशन, मल्टी हेड अटेंशन। ये किसके अंदर आता है सेल्फ अटेंशन, मल्टी हेड अटेंशन? LSTM के अंदर कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर? मेरे अंदर आता है। करो करो, गूगल करो, करो भाई, ठीक है। मूविंग ऑन अगेन, बड़ा एलसीडी लगेगा यार, इतने बड़े में करना पड़ेगा तब यहाँ पे वो आएगा, इसको करना। ठीक है, यहाँ तक के क्लियर हुआ। ये बात कहाँ से निकली कि भाई ये जो कॉम्प्लेक्स ग्रामर है, सेमेंटिक एंड देन कंटेक्स्ट, तो ये चीज को समझने के लिए हमने ये सब पता किए कि भाई क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ना। तो लेट्स गेट बैक हियर। ग्रामर, जो हम अभी वर्ड बोल रहे हैं, कॉमा लगा के उसी को रेफर कर देंगे, उसका नाम नहीं लेंगे। मैं बोल दिया कि भाई संदेश कुछ कर रहा था और देन कॉमा, मतलब संदेश इज डूइंग समथिंग, कॉमा ही वाज नॉट एबल टू पे अटेंशन इन द क्लास, कॉमा फॉर्चुनेटली व्हेन आई आस्क्ड द क्वेश्चन ही गिव द आंसर। तो ही, कॉमा लगा लगा के मैं बार बार थोड़ी लिख रहा हूँ कि संदेश वाज डूइंग समथिंग, संदेश वाज एंगेज इन अ टास्क, संदेश फॉर्चुनेटली आंसर माय क्वेश्चन। मैं क्या कर रहा हूँ बार बार, ही, देन। तो ये जो है, ये ग्रामर है, ये कॉम्प्लेक्स ग्रामर है। तुम एक सेंटेंस में बार बार किसी आदमी का नाम लिए बिना यूज किए उसको इंडिकेट कर रहे हो, ये चीज इतनी कॉम्प्लेक्स है, ये कंप्यूटर को कैसे समझाओगे? तो ये जो कॉम्प्लेक्स ग्रामर है, वही तुमको कॉन्टेक्स्ट का समझाया मैंने एग्जांपल कि रिवर बैंक, कैनरा बैंक, ये जो चीज होता है। तो ये चीजें हैं सेमेंटिक, मतलब उस सेंटेंस का पूरा मतलब। अब अगर मैं सेम सेंटेंस यूज कर रहा हूँ किसी चीज के लिए और वही सेम सेंटेंस में यूज कर रहा हूँ किसी और सेमेंटिक के लिए, मतलब अरे जाना यार भाई, अरे जाना यार भाई, जाना यार भाई, तीन सेम सेंटेंस है, लेकिन तुम सेमेंटिक समझ पा रहे हो कि तीनों में क्या क्या वो है। एक में गुस्से से बोल रहा है, एक में प्यार से बोल रहा है, एक में नॉर्मल तरीके से बोल रहा है, भाई चला जाए। तो ये जो चीज है, ये तुम कंप्यूटर को कैसे समझाओगे? समझ में आती जा रही प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होते जा रही। अभी तक के तो सिंपल था कि भाई मेल था तो उसको 0 कर दो, फीमेल था उसको 1 कर दो, पास था उसको 0 कर दो, मेल था उसको 1 कर दो। लेकिन अब इसलिए पूरा का पूरा डोमेन इवॉल्व हुआ, जहाँ पे हम NLP से रिलेटेड, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से, मतलब नेचुरल लैंग्वेज से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सर बोलूं तो ऑलरेडी स्कूल हो गया। हाँ, लेकिन इवन दो अपन को लग रहा है कि हमें नहीं आता, पूरी दुनिया को आता है, ये जो वाली प्रॉब्लम है जो अभी मैंने तुमको बताया, ये वाली, ये अभी जो हुआ कैसे हुआ, ये LSTM स्लैश अटेंशन ऑल यू नीड किस में आता है? नहीं सुने होंगे तुमने। अटेंशन ऑल यू नीड एक रिसर्च पेपर है जिसमें सेल्फ अटेंशन के बारे में और मल्टी हेड अटेंशन के बारे में पूरी बातें की गई थी।
ठीक है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ पॉसिबल हुई है बाय द यूज ऑफ एलएसटीएम या ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मर्स है, ये कब आए? 2018 या 19 में सेल्फ अटेंशन का वो आया था। 2018-19 में सेल्फ अटेंशन का वो आया कॉन्सेप्ट, तब ट्रांसफॉर्मर्स में उसको यूज किए। 2021 से 2022 में ये चीज़ें पॉसिबल हो पाई। अभी भी इस पे बहुत सारा काम डेवलपमेंट चल रहा है। एक मिनट, कंटिन्यू। तो ये चीजें अभी ही सॉल्व हो पाई है, 2021-22 में हुआ। इसके बाद ही तो चैट जीपीटी सबसे अच्छे से वो हो पाया डेवलप। चैट जीपीटी यही यूज करता, तब भी अभी भी चैट जीपीटी कहीं कहीं मात खा जाता। तो फर्दर एडवांसमेंट चल रहा है, इतनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आ चुके हैं। इसके आगे के अभी शायद आए हैं, देखना पड़ेगा, अभी नहीं कुछ। ठीक है, तो यहाँ तक के समझ में आया क्या है एनएलपी? एक इंट्यूशन मिल रहा तुमको क्लियर? ठीक है। ना अब इंटरप्रेट एक्सट्रैक्ट किए रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। अब जो मैं चीजें बोल रहा हूं उसमें से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है? अब तुम ये देखो, ये छोटा सा सेंटेंस की नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये यहाँ से यहाँ तक, इसमें काम की चीजें क्या है? मतलब कीवर्ड। जब तुम्हारा पेपर होने वाला है, 1 घंटे बाद एग्जाम है तुम्हारा, जब तुम उसके पहले पढ़ते हो और एग्जाम के 15 मिनट पहले पढ़ते हो, तो क्या तुम पूरा सेंटेंस पढ़ते हो? तुम उसमें से कीवर्ड उठा उठा के देखते हो कि एनएलपी इंटरसेक्शन है कंप्यूटर साइंस इंटेलिजेंस का, और इंटरप्रेट करता, जनरेट करता है ह्यूमन लैंग्वेज में, मीनिंगफुल है ये। खत्म हो गया तुम्हारा। तुम पूरा नहीं पढ़ते हो, तुम सिर्फ कीवर्ड पढ़ते हो, मतलब उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हो तुम रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। उसके बाद उसका इंटेंट कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि भाई नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या करता है? कुछ तो कुछ ऐसा करता है जिससे कि वो कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लिंग्विस्टिक को, तीनों को मिला के टेक्स्ट जनरेट करने में और उसको समझने में, उसको इंटरप्रेट करने में हेल्प करता, ताकि इंसान को भी समझ में जाए और कंप्यूटर को समझ। उसका इंटेंट समझ गए तो उसके बाद उसके इमोशन। अब यहाँ पे क्या इमोशन है? इंफॉर्मेशन वाला इमोशन है यहाँ पे। अभी मैं यहीं पे एक सेंटेंस लिख दूं कि I was very angry when he shouted on me। मैं बहुत गुस्से में था, या मुझे बहुत गुस्सा आया जब उसने मेरे ऊपर चिल्लाया। तो अब इस सेंटेंस को अगर तुम एनएलपी के कंटेक्स्ट में देखोगे और तुम जल्दी जल्दी जा रहे हो, तो वही वाला कंसेप्ट, तो तुम क्या देखोगे कि भाई एंग्री था, चिल्लाया था उसने, तो क्या बोलोगे? यार सर उसमें ना कुछ ऐसी बात थी कि किसी ने चिल्लाया था तो आप गुस्सा हुए थे। ये लास्ट मिनट चीज हो गई। तुमने क्या किए? रेलेवेंट इंफॉर्मेशन निकाल लिए। इंटेंट समझ में आया कि किसी ने चिल्लाया है, इमोशन समझ में आ गया कि अब ये गुस्सा हुआ। ठीक है, ये धीरे धीरे अपन एक एक स्टेप बढ़ते जा रहे हैं फॉर टेक्स्ट टू स्पीच। तो इस टाइप के पूरे एप्लीकेशन है, इस टाइप का पूरा एडवांसमेंट है। ये जो चीज़ें हैं इनसे डील करने के लिए पूरे एनएलपी डोमेन को डेवलप हुआ है फर्दर। बहुत बड़ा डोमेन है, बिकॉज हेल लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तुम एक लैंग्वेज को सीखने के लिए पूरी उम्र भी लगा दोगे तो ख़त्म नहीं होगी। अब तुम उस लैंग्वेज से कुछ दूसरी चीज़ बनाने वाले हो तो ऑफकोर्स एक उम्र में तो काम नहीं होने वाला। 40-50 साल से डिस्कवरी चल रही है, 40-50 साल से इसमें रिसर्च हो रही है। स्टिल वी आर आई गेस 30-40% सॉल्व है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब ये जनरेट भी ठीक है, इंटरेक्ट भी ठीक है, ये तुम देख लोगे। एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं अपन, है ना? एप्लीकेशन में क्या है? एप्लीकेशन देखते हैं तो भाई समझ में आ जाता है कि चलो स्पैम डिटेक्शन, मतलब क्लासिफाइंग ईमेल एज ए स्पैम और नॉट। सबसे पहले तो ईमेल आएगा तो उसको समझोगे ना कि भाई इसमें लिखा क्या है। ईमेल जो लिखा क्या है तभी समझ पाओगे, उसके बाद ही तो समझ पाओगे कि ये अच्छा है, बुरा है, स्पैम है या फिर फ्रॉड है। एक प्रॉब्लम क्या है, पता है कि मेल पे जब भी फोन पे प्रोजेक्ट में होता है ना, उसका वो स्पैम नहीं है, पर वो वाले जो मेल है ना सब स्पैम में जा रहे हैं। हाँ, कौन से वाले मेल? फोन पे के वाले। हाँ, तो उसमें क्या लिखा रहता था बॉडी में कि आपका ट्रांजैक्शन इतने का हो गया है ना? तो यही
अब इतने का ट्रांजेक्शन हो गया है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है जब तुम पे कर रहे हो तो तुम्हारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि तुम दिन में 12-15 बार यूपीआई कर रहे हो, तो इतने बार आके इतने बार आके वो समझ में आ गया कि ये स्पैम तुम्हारे पर्सनल यूज का नहीं है, इसलिए उसको गूगल क्या कर देता है, स्पैम में डाल देता है। तुम उसको स्पैम से हटा सकते हो, जाके उसको बोलो रिटर्न नाउ स्पैम, तो स्पैम में जाएगा। और उसका नहीं है सब हाँ। डाल रहे हैं। तो ये स्पैम क्यों है जो उसने कंसीडर किया, उसके पैरामीटर समझने की कोशिश करो। जो गूगल का जो मेल है वो किस पैरामीटर पे एक ईमेल को स्पैम या हैम बोलेगा, हैम यानी अच्छा, स्पैम यानी खराब। रिमोट होगा उसके अंदर। देखो सबसे पहले तो उसमें कुछ ना कुछ फाइनेंशियल फिगर का जिक्र ही हुआ होगा, ठीक है, जैसे अपने फोन पे के स्टेटमेंट में होता है। उसके बाद ये जो ईमेल है एक ही सेंडर से आपको मल्टीपल टाइम आएंगे, तो जैसा हो रहा है कि हम यूपीआई करते हैं दिन में 15 से 20 बार, तो 15 से 20 बार सेम सेंडर से आ रहा है, फोन पे से आ रहा है, तो उस कारण से वो स्पैम हो सकता है। इस टाइप के मल्टीपल सिनेरियो होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं जिसपे भी डू थिंक कि यार ये एक स्पैम है या एक हैम है, इस टाइप से। ठीक है, अगला देखते हैं तो चैटबॉट एंड वॉइस असिस्टेंट्स हैविंग कन्वर्सेशन विद यूजर। चैटबॉट सबको पता है, चैट जीपीटी, उसके आगे की बात ही करें। वॉइस असिस्टेंट सबको पता है, एलेक्सा, सिरी, सबको पता है। अब ये क्या करता है, वॉइस असिस्टेंट क्या करता होगा इंटरनली, मैंने बोला, उसने सुना, सुना का मतलब कैप्चर किया, उसको सबसे पहले टेक्स्ट में चेंज करेगा, टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के बाद उसमें पूरा एनएलपी ऑपरेशन चलाएगा, उसका इंटेंट समझेगा, वो कहना क्या चाह रहा है, गुस्से में है, पूछ रहा है, बता रहा है, क्या करना, सब चीजें समझेगा। समझने के बाद रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, टेक्स्ट में रिस्पॉन्स जनरेट कर लेने के बाद उसको कन्वर्ट करेगा लैंग्वेज, मतलब ऑडियो में। तुमने जो भी ऑडियो चूज किया हो, जैसे कि तुम अभी जेमिनाई यूज करोगे, तो जेमिनाई में तुम जाओगे तो वहां पे आपको 7 से 8 आवाजें मिलेगी, एक्सेंट मिलेंगे कि कौन सा एक्सेंट पसंद है तुमको। क्या मैं अभी एक्सेंट यूज करता हूँ, मुझे ऑर्बिट वाला जो उसमें नाम से है वो पसंद आता है, फिर उसको उसमें चेंज करेगा एंड देन तुमको सुनाएगा। इसमें बहुत ही फास्ट होगा। अब तुम सोचो कि ये चीज 1-2 सेकंड के अंदर हो जाती, तुम्हारे पास तो आउटपुट हो जाता है 1-2 सेकंड में, सेकंड में लगता था, है ना, सेकंड में बहुत हो गया। तो यही है ऑप्टिमाइज्ड, ये जो तुम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स पढ़ते हो, ये घूम फिर के आते हैं क्या, कि तुम किसी प्रोसेस को फास्ट कैसे करो। वहां पे 1-1, 2-2 मिली सेकेंड भी अगर तुमने ऑप्टिमाइज कर दिया ना, तो संदेश दिया आय 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 कर देंगे, ऐसा इतना तेजी से। ये सब तो ठीक था, अब और तेज होने लग गया है। गूगल जेमिनाई का यूज करता हूँ मैं, तुम लोग भी कभी करके देखना, अच्छा अगर फास्ट एंड्रॉइड फोन हो 13 या 14 हो तो उसमें तुम लोग चालू करोगे ना, तो अभी उसमें फीचर आ गया कि जो भी स्क्रीन खोली हो तुमने, तुम उस स्क्रीन के बारे में पूछ सकते हो। तुम्हारे पास कोई बड़ा सा पीडीएफ है, कोई अच्छी खतरनाक, जैसे जो तुम्हारे पास जो संदेश जो तुमने भेजे थे ना, क्या वो वाला गैस वाला कुछ भेजे थे, हाँ गैस प्लांट वाला जो भेजे थे ना, हाँ गैस सिलेंडर मॉनिटरिंग सिस्टम। हाँ वो, अब वो उसमें कितनी टेक्निकल चीजें हैं, उसको पढ़ने बैठोगे तो 12 पेज का कितनी देर लगेगी, कितनी एफर्ट लगेगा। जेमिनाई में डालो उसको और उससे बात करो कि टेल मी अबाउट दिस पीडीएफ, वो बताएगा। तुम्हारे दिमाग में जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं इंग्लिश में उसको बोलते जाओ, तुमको आंसर करते जाएगा, बात ही खत्म हो गई। तो इस टाइप के एप्लीकेशन, और कितना फास्ट हो रही है ये चीज, रियल टाइम, नियर रियल टाइम स्टेट ऑफ द आर्ट एप्लीकेशन हो जाता है। ठीक है, मशीन ट्रांसलेशन, ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट बिटवीन लैंग्वेजेस, सबको पता है। टेक्स्ट समराइजेशन, मैंने अच्छा बड़ा पैराग्राफ दिया और बोला कि नहीं यार मुझे इसको कंसाइज करके दे, छोटा करके दे, हेल्प दे देगा। सेंटीमेंट एनालिसिस, सेंटीमेंट एनालिसिस मतलब सोशल मीडिया के पोस्ट, ये जो यूट्यूब के जो कमेंट चलते हैं, इसमें जो चलते हैं, तो कुछ कमेंट जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं, कुछ सेंडर कमेंट करने वाला वो ब्लॉक हो जाता है। क्यों? अगर उसे इनएप्रोप्रिएट किया हो, कुछ सेक्सुअल, कुछ न्यूडिटी, कुछ हेट, कुछ पॉलिटिकल स्पीच, कुछ इस टाइप की चीज़ें, मतलब कि रायट, मतलब दंगे भड़काने वाली जो इस टाइप की जो कमेंट जो लोग करते हैं, उसको यूट्यूब ऑटोमेटिक ब्लॉक कर देता है। कैसे करता है? सेंटिमेंट एनालिसिस करता है वो उसका सेंटिमेंट देखता है कि ये क्या कर रहा है, कि भाई ये एक्सट्रीम अब्यूज़ वाला कमेंट है, ये भाई ये एक्सट्रीम कुछ भी इसका ऐसा इनअप्रोप्रिएट चीज़ है, तो जैसे वो डिटेक्ट करता है तुरंत उस सेंडर को ब्लॉक कर देता है या वो कमेंट को पहले रिमूव कर देता है। ठीक है,
तो ये चीज़ें इंटीग्रेट हुई है, स्टेट ऑफ द आर्ट टाइप से चलते आ रही है और चीज़ों को इंटीग्रेट कर दिया। स्पीच टू टेक्स्ट, अभी बात की अपन ने। अपन फ्यूचर में कैसा मॉडल बनाएंगे छोटा सा, अगर जनरेटिव एआई पढ़े तो, जिसमें हम क्या करेंगे, एक मॉक इंटरव्यू बनाएंगे, मॉक एचआर इंटरव्यू एप्लीकेशन बनाएंगे कि वो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा ऑडियो में, तुम उसको ऑडियो में दोगे आंसर, वो पूरी चीज़ें समझेगा, तुमको रिव्यू देगा कि ठीक है तुम्हारा क्या सही था क्या गलत था, तुम उससे पूरा पूछ सकते हो कि मेरे वीक पॉइंट बताओ क्या थे, मैं कहाँ ठीक कर सकता हूँ, पूरा इंटरेक्टिव लैंग्वेज में। ये मैंने ऑलरेडी बना रखा चुका है, तो तुम्हारे काम आ सकता है। ठीक है, हाउ एनएलपी वर्क्स, तो बेसिक पाइपलाइन एक बार ये देख लेते हैं बेसिक और फिर इसके बाद अपन रोक देंगे। टेक्स्ट की प्री प्रोसेसिंग, क्लीनिंग एंड स्ट्रक्चरिंग द इनपुट, देखो आगे टोकनाइजेशन, स्टेमिंग एक्सेट्रा, लिंग्विस्टिक एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग द ग्रामर एंड कॉन्टेक्स्ट आ गया, पीओ स्टैकिंग होती है, सिंटैक्स ट्रीज होते हैं, सेमेंटिक अंडरस्टैंडिंग, मैप करना उसकी मीनिंग को, हैंडल करना एम्बिगिटी को, एम्बिगिटी मतलब ये इसी टाइप का कंसेप्ट जहाँ पे रिवर बैंक हो रहा है और कैनरा बैंक हो रहा है, ठीक है। इंटेंट रिकग्निशन कि ये जो सेंटेंस था उसका इंटेंट क्या था, वो क्या हेल्प मांग रहा है, क्या वो कुछ बता रहा है, क्या वो सैड है, इस टाइप का। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग मॉडल, फिर यूज करना आखिरी में मॉडल को, ट्रांसफॉर्मर्स लाइक बर्ट, जीपीटी एंड प्रोसेसिंग जनरेटेड टेक्स्ट लाइक ह्यूमन लैंग्वेज। ठीक है, समझ में आया? बी आज क्या बताया था? बर्ट ये मॉडल, अच्छा ले लो, बाई डायरेक्शनल ऑटो इनकोडर, हाँ ऐसे कुछ। तो एलेक्सा और ये सीरी जो है ये क्या करते हैं, तुम उनसे क्या क्या कंट्रोल कर सकते हो। तुम उनको बोल सकते हो कि है एलेक्सा प्ले प्ले कोई भी सैड सॉन्ग बोल दो सैड सॉन्ग। तो जब तुम ये बोलोगे, तुम्हारे अगर मोबाइल एप्लीकेशन में उसमें अगर वो हो, तो वो तीन चार एप्लीकेशन है, तो वो फिर तुमसे पूछेगी कि ओके ऑन व्हाट प्लेटफॉर्म यू वांट टू प्ले द म्यूजिक, तुम बोलोगे ठीक है प्ले ऑन स्पॉटिफाई, तो वो जाएगा स्पॉटिफाई में। तो वहां पे दो चीजें हो सकती है, एक या तो वो पहले रिकमेंडेशन में तुमसे पूछेगा कि सैड सॉन्ग में तो बोलिया बजाऊं क्या सैड सॉन्ग में कलम का टाइटल ट्रैक बजाऊं क्या, है ना। और नहीं तो दूसरा चीज ये होगी, उसको जो समझ में आएगा कि सैड सॉन्ग में बोले निहायती सैड सॉन्ग बजा देता हूँ, बोले कोई भी अरिजीत सिंह का, इसको डिप्रेशन में डाल देता हूँ, उसको अगर ऐसा कुछ मिल गया तो वो उठा के बजा देगा। जैसे वो मैं फिर भी तुमको चाहूंगा वाला गाना हाफ गर्लफ्रेंड का, खतरनाक, वो तो ऐसा गाना है कि भाई तुम मरता नहीं मर जाओ, उससे बाहर ना निकल पाओ। तो ये दो और तीन इस टाइप की जो ऑपरेशन है, जो सेट ऑफ एक्शंस है, ये कौन सिरी या फिर तुम्हारा एलेक्सा कैसे परफॉर्म कर रहा है, ये आपकी नेचुरल लैंग्वेज को टास्क के साथ इंटीग्रेट कर दिया है कि जब इस टाइप का कुछ आए तो वर्क फ्लो ही बना दिया कि अगर सॉन्ग प्ले करने की रिक्वेस्ट आए तो सबसे पहले चेक करो कि कितने एप्लीकेशन है, पूछो कि भाई कौन से एप्लीकेशन में बजाना, जो भी इनपुट आए फिर उस एप्लीकेशन को ओपन करो, अगर परमिशन है एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आपके उस एआई सिस्टम को, तो फिर वो उसको ओपन करेगा, फिर वो जाएगा इंटरनली, वो चलाएगा तो इंटरनली क्वेरी ही, या तुमने बोल दिए कि है एलेक्सा प्ले बोलिया, तो बोलेगा ठीक है ऑन स्पॉटिफाई, यस, वो स्पॉटिफाई में जाएगा, बोलिया सर्च करेगा, बोलिया आएगा। अगर मान लो एम्बिगिटी है उसमें, तीन चार बोलिया आ गए, तो फिर तुमसे पूछेगा कि बोलिया बाय ए आर रहमान, बोलिया बाय अरिजीत सिंह, इस टाइप से तुमने बोले बाय अरिजीत सिंह, तब वो प्ले करेगा। अब इतनी पूरी प्रोसेस में तुम फ्रस्ट्रेट हो गए, गाना बजाने बोला तो 15 सवाल कर लिया, अब नहीं सुन रहा, तो फिर उसको कैसे उनका प्ले करता हो सुन लेता हो। तो इस टाइप से है, इसमें टास्क इनक्लब करते जा रहे हैं, इनक्लोज करते जा रहे हैं, इस टाइप से एप्लीकेशन हमारे बनते जा रहे हैं।
ठीक है।